कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां कोई दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव लड़ता है। महीनों तक पूरे देश का दौरा, रैलियां, और आखिरकार जब वोट पड़ते हैं ना, तो उसे अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी से पूरे 28 लाख वोट ज्यादा मिलते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा मार्जिन। बिल्कुल, पूरा देश उसे चाहता है, जनमत उसके साथ है, लेकिन जब आखिरी नतीजे आते हैं तो हार उसी की होती है और कुर्सी उसे मिलती है जिसे जनता ने कम वोट दिए। सुनने में ये किसी तानाशाही देश का किस्सा लगता है ना? हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कड़वी सच्चाई है, जहां हिलरी क्लिंटन ज्यादा वोट पाकर भी डोनाल्ड ट्रंप से हार गई। अब सवाल यह है कि एक लोकतंत्र में बहुमत हार कैसे सकता है? आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही बड़ा रहस्य है। और ये एक ऐसा रहस्य है जो बहुत लोगों को आज भी कंफ्यूज करता है। सही कहा। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें संविधान और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार नोट्स और ऐतिहासिक विश्लेषण शामिल हैं, उनके जरिए आज हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों यानी अमेरिका और भारत की शासन व्यवस्थाओं को डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली और भारत की संसदीय संरचना के बीच वो बुनियादी अंतर है क्या? तो इस सवाल का जवाब ना हमारी वैश्विक राजनीति की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो हमारे स्रोतों में ये बहुत साफ दर्ज है कि हमने अपनी संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली है। जी, वो तो हम सबने इतिहास की किताबों में पढ़ाई है। हाँ, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कई अहम ढांचे अमेरिका के संविधान से भी लिए, जो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान था। इन दोनों व्यवस्थाओं की तुलना सिर्फ दो देशों का स्ट्रक्चर समझना नहीं है, ये समझना है कि सत्ता को कैसे बांटा जाता है और जब कोई बड़ा संकट आता है तो आखिरी फैसला कौन लेता है। आखिरी फैसला, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल, हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों ही देश खुद को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन दोनों ने जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल विपरीत रास्ते चुने हैं। और ये विपरीत रास्ता मुझे सबसे पहले दोनों देशों के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को देखकर समझ आता है। मतलब दोनों जगह इस पद का नाम राष्ट्रपति है, लेकिन ताकत की बात करें तो ये दो अलग अलग दुनियाओं की बात लगती है। हाँ, ताकत में तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं इसे अपने हिसाब से देखूं तो भारत के राष्ट्रपति मुझे किसी बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी के उस आदरणीय चेयरमैन की तरह लगते हैं जो रोजमर्रा के काम नहीं देखते। वो केवल बड़े मौकों पर रिबन काटते हैं या औपचारिक साइन करते हैं। असली काम तो प्रधानमंत्री करते हैं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वो उस शक्तिशाली सीईओ की तरह हैं जिसके हाथ में सारी कमान है। ऐसा क्यों है कि नाम एक होने के बावजूद अधिकारों में इतना बड़ा अंतर है? आपका ये चेयरमैन और सीईओ वाला उदाहरण ना उस अंतर की एकदम सही तस्वीर पेश करता है। इसे तकनीकी भाषा में हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी शासनाध्यक्ष का अंतर कहते हैं। तो भारत में ये दोनों अलग अलग हैं? जी, भारत में जो यूके जैसी संसदीय व्यवस्था है उसमें ये दोनों पद अलग अलग लोगों के पास होते हैं। भारत का राष्ट्रपति केवल हेड ऑफ स्टेट है, एक औपचारिक और नाम मात्र का प्रमुख। उनकी स्थिति इंग्लैंड के राजा या महारानी जैसी है। संविधान के अनुसार उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। मतलब वो अपनी मर्जी से नीतियां नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इस प्रणाली की पूरी बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि जो व्यक्ति औपचारिक प्रमुख है वही व्यक्ति वास्तविक प्रमुख भी होगा। यानी वहां कोई प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, वही हेड ऑफ स्टेट है और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। सटीक कहा आपने। हमारे स्रोत इस पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पेश करते हैं। अगर भारत में आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ताकतों को एक साथ मिला दें तो जो एक महाशक्तिशाली पद बनेगा ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर होगा। बाप रे, ये तो बहुत ताकत हो गई। हाँ, वह देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर भी है और देश की नीतियां बनाने वाला मुख्य प्रशासक भी। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा खतरा नजर आता है। अगर वो राष्ट्रपति वाकई एक सीईओ की तरह है जिसके पास सारी ताकतें हैं, तो क्या एक तरह की चुनी हुई तानाशाही नहीं बन सकती? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब भारत में तो अगर प्रधानमंत्री कोई मनमानी करे तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को एक ही दिन में गिराया जा सकता है। क्या अमेरिका में इस ताकतवर राष्ट्रपति को बीच में हटाया जा सकता है? यहीं पर अमेरिकी व्यवस्था का सबसे कठोर पहलू सामने आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए एकदम फिक्स होता है।
हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत की तरह वहां कोई विश्वास मत या मेजॉरिटी खोने का डर नहीं होता। तो उन्हें हटाया कैसे जाता है? कोई तो तरीका होगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने का बस एक ही तरीका है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। और ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि 1789 से लेकर आज तक पूरे अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए पद से हटाया नहीं जा सका है। 1789 से आज तक एक भी नहीं। ये तो वाकई हैरान करने वाला तथ्य है। इसका मतलब है कि एक बार कुर्सी मिल गई तो 4 साल तक आपको कोई डिगा नहीं सकता। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति क्यों बन जाता है। उसके पास न केवल बेतहाशा कार्यकारी शक्तियां हैं, बल्कि उसे अपनी नौकरी छीनने का डर भी नहीं है। वो तो है। वो जानता है कि विधायिका या संसद उससे नाराज भी हो जाए तो भी उसकी कुर्सी एकदम सुरक्षित है। ठीक है, अब एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। अगर ये कुर्सी इतनी सुरक्षित और शक्तिशाली है तो इस कुर्सी के लिए उम्मीदवारी का फैसला कौन करता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर मैं भारत की बात करूं तो हमने अक्सर देखा है कि पार्टी के कुछ रसूखदार नेता बंद कमरों में बैठते हैं, जिसे कई बार तंज में लुटियंस दिल्ली का फैसला भी कह दिया जाता है, और अचानक से एक नाम सामने आता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। हाँ, एक टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं इसे। वही ना, जनता को तो बस बनी बनाई लिस्ट में से एक को चुनना होता है। एक ऐसे देश में जहां सारी ताकत एक व्यक्ति में है, क्या अमेरिका में भी बंद कमरों वाली राजनीति चलती है? इतिहास में अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही होता था, जिसे स्मोक फिल्ड रूम्स कहा जाता था, जहां सिगार पीते हुए पार्टी के बॉस उम्मीदवार तय करते थे। लेकिन आज की अमेरिकी व्यवस्था हमें इस मामले में लोकतंत्र का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाती है। वहां कोई आला कमान किसी पर उम्मीदवार नहीं थोप सकता। तो फिर ये तय कैसे होता है कि डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स की तरफ से लड़ेगा कौन? वहां जो व्यवस्था है उसे प्राइमरी और कॉकस कहते हैं। अच्छा, मैं खबरों में अक्सर ये प्राइमरीज शब्द सुनता हूँ। क्या इसका मतलब मुख्य चुनाव से पहले होने वाला एक और चुनाव है? ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक पूरा का पूरा राजनीतिक युद्ध है जो मुख्य चुनाव से लगभग 1.5 साल पहले शुरू हो जाता है। 1.5 साल पहले? जी हाँ। हमारे स्रोतों में इसके काम करने का तरीका बड़ी बारीकी से समझाया गया है। मान लीजिए मुख्य चुनाव नवंबर में है, तो पिछले साल की गर्मियों से ही लोग अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर देते हैं। एक ही पार्टी के अंदर 15 से 20 नेता खड़े हो जाते हैं। 15 से 20 लोग एक ही पार्टी से? हाँ। कोई सीनेटर होता है, कोई गवर्नर या कोई अरबपति कारोबारी, और वे कहते हैं कि मुझे अपनी पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना है। तो अब इन 20 लोगों में से एक कैसे चुना जाएगा? क्या पार्टी अध्यक्ष फैसला करेगा? नहीं, यही तो असली पेच है। पार्टी अध्यक्ष नहीं, बल्कि पार्टी की समर्थक जनता फैसला करेगी। अमेरिका के हर राज्य में, जैसे आयोवा, न्यू हैम्पशायर, टेक्सास, एक एक करके चुनाव होते हैं। मतलब पार्टी के अंदर ही चुनाव? बिल्कुल। उस पार्टी के आम मतदाता पोलिंग बूथ पर जाते हैं और वोट डालते हैं कि इन 20 लोगों में से वो किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब आपको दूसरी पार्टी से लड़ने से पहले अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़कर खुद को साबित करना पड़ता है। और आपने कॉकस का भी जिक्र किया था, वो क्या प्राइमरी से अलग होता है? हाँ, काफी अलग होता है। प्राइमरी में तो आप गुप्त मतदान करते हैं, जैसे आम चुनावों में होता है, लेकिन कॉकस एक बहुत ही अनूठी और पुरानी व्यवस्था है। उसमें क्या होता है? कॉकस में मतदान गुप्त नहीं होता। किसी राज्य के स्कूल के जिम में या कम्युनिटी हॉल में लोग इकट्ठा होते हैं। उम्मीदवार के समर्थक एक दूसरे से बहस करते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं और लिटरली कमरे के अलग अलग कोनों में खड़े होकर गिनती करवाते हैं कि किसके पास कितने लोग हैं। अरे बाप रे! हाँ, ये एक बहुत ही थका देने वाली और एकदम जमीनी स्तर की प्रक्रिया है। ये तो किसी स्थानीय पंचायत जैसा लगता है। लेकिन श्रोताओं के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अमेरिका का सिस्टम जनता को ये ताकत देता है कि ऊपर से थोपे गए चेहरे के बजाय वे अपने नेता का चुनाव खुद करें। सही कहा आपने। मतलब भारत में कई बार कोई किंग मेकर किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर बिठा देता है जिसे शायद जनता सीधे तौर पर उस पद पर न देखना चाहे, लेकिन अमेरिका में आपको जनता के बीच खुद को साबित करना ही होगा। ये बात बिल्कुल सटीक है। बिना जनता के समर्थन के वहां कोई पार्टी बॉस आपको उम्मीदवार नहीं बना सकता। चलिए, 1.5 साल की इस लंबी माथापच्ची के बाद मान लेते हैं कि दोनों पार्टियों ने, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने, अपने अपने उम्मीदवार चुन लिए। अब आता है मुख्य चुनाव का दिन, इलेक्शन डे। जी, जो सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन यहां पर आकर मेरे दिमाग के तार फिर उलझ जाते हैं। मैंने शुरुआत में हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के 2016 चुनाव का जिक्र किया था। जब मैंने स्रोत को पढ़ा ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि चुनाव के दिन अमेरिकी जनता आखिर वोट किसे दे रही है।
सीधे अपने राष्ट्रपति को? यही वो बिंदु है जहां अमेरिकी चुनाव दुनिया की सबसे जटिल और कंफ्यूज करने वाली भूल भुलैया बन जाता है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अमेरिकी मतदाता चुनाव के दिन सीधे अपने राष्ट्रपति को वोट नहीं दे रहे होते। तो क्या वो किसी टूर्नामेंट के उस पॉइंट सिस्टम की तरह खेल रहे हैं जहां आप हर मैच जीतकर सबसे ज्यादा रन तो बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आखिरी ट्रॉफी आपको ही मिले? ये जो एनालॉजी आपने दी है ना, ये केवल एक उपमा नहीं है, ये अमेरिकी चुनाव का तकनीकी सच है। इस पूरी व्यवस्था को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज? हाँ, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे भारत में हम सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते, हम अपने इलाके का सांसद चुनते हैं और वो 543 सांसद संसद में जाकर प्रधानमंत्री तय करते हैं। हाँ बिल्कुल। अमेरिका में भी जनता सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनती, वे अपने राज्यों से इलेक्टर्स चुनते हैं और ये इलेक्टर्स मिलकर आखिर में राष्ट्रपति चुनते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज कोई जगह है या बस लोगों का एक समूह? और अगर ये लोग ही सब तय करते हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? ये कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये 538 प्रतिनिधियों का एक समूह है। 538? हाँ, हमारे स्रोतों में इसका पूरा गणित मौजूद है। अमेरिका की संसद के निचले सदन में 435 सदस्य होते हैं, उच्च सदन यानी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, हर राज्य से 2, चाहे राज्य कितना भी बड़ा या छोटा हो। और 1961 में राजधानी वॉशिंगटन डीसी को भी 3 वोट दे दिए गए। तो 435 प्लस 100 प्लस 3 कुल मिला के हुए 538 इलेक्टोरल वोट। एकदम सही गणित। तो 538 वोट को जीतने के लिए किसी को भी आधे से ज्यादा चाहिए, मतलब 270 वोट। जो 270 का जादुई आंकड़ा छू लेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन यहां मेरा सवाल का वो हिस्सा छूट गया कि ज्यादा जन वोट पाकर भी कोई कैसे हार सकता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है जिसे अमेरिकी राजनीति में विनर टेक ऑल का नियम कहते हैं। यानी जो जीता सिकंदर, बाकी सब शून्य। विनर टेक ऑल, ये कैसे काम करता है? अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों में ये नियम लागू है। सिर्फ मेन और नेब्रास्का नाम के 2 राज्य इसके अपवाद हैं। इस नियम के मुताबिक अगर किसी राज्य में, मान लीजिए फ्लोरिडा में, किसी उम्मीदवार को जनता के 50.1% वोट मिले और दूसरे को 49.9% वोट मिले, तो मुकाबला तो एकदम कांटे का हुआ। बिल्कुल। लेकिन फ्लोरिडा के खाते में जितने भी इलेक्टोरल वोट हैं, मान लीजिए 29 वोट हैं, वो सारे के सारे 100% उस उम्मीदवार को दे दिए जाएंगे जिसे 50.1% मिला है। रुकिए, आप कह रहे हैं कि जिन 49.9% लोगों ने दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रही? उनके वोट सीधे कूड़ेदान में चले गए? व्यावहारिक तौर पर हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्टोरल कॉलेज के गणित में उनकी कोई गिनती नहीं होगी। अगर आप किसी राज्य में एक अकेले वोट से भी जीत गए तो उस राज्य की पूरी इलेक्टोरल ताकत आपकी हो गई। बाप रे। इसी नियम की वजह से आपका वो टूर्नामेंट के पॉइंट सिस्टम वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। ओहो, अब मुझे वो 2016 की कहानी समझ आ रही है। इसका मतलब हिलेरी क्लिंटन ने कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे बड़े राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को लाखों वोटों से हराया होगा। हाँ, बिल्कुल हराया था, लेकिन उन अतिरिक्त लाखों जन वोटों का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि कैलिफोर्निया के 55 इलेक्टोरल वोट तो उन्हें 1 वोट से जीतने पर भी मिल ही जाते और बाकी बचे वोट बेकार हो गए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में हिलेरी को महज कुछ हजार वोटों के बेहद कम अंतर से हराया। और विनर टेक ऑल नियम के कारण ट्रंप उन सभी राज्यों के सारे इलेक्टोरल वोट अपनी जेब में रख कर ले गए। ये तो एक बहुत ही अजीब गणित है यार। ये गणित चुनाव लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इसी नियम की वजह से कोई भी उम्मीदवार कैलिफोर्निया या टेक्सास जैसे राज्यों में प्रचार करने ही नहीं जाता। क्यों? वो तो इतने बड़े राज्य हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वहां की जनता एक तरफा वोट देती है, जो जीत रहा है वो जीतेगा ही। पूरा का पूरा अमेरिकी चुनाव केवल उन 6 या 7 स्विंग स्टेट्स में लड़ा जाता है जहां मुकाबला कांटे का होता है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के सिर्फ कुछ मुट्ठीभर राज्य ही पूरे देश का भविष्य तय कर रहे हैं। मतलब ऐसा असंतुलित सिस्टम आखिर बनाया क्यों गया? बीच भयंकर टकराव था। टकराव किस बात का? वर्जीनिया जैसे बड़े राज्य चाहते थे कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उसे ज्यादा ताकत मिले, लेकिन डेलावेयर जैसे छोटे राज्य डर गए कि ऐसे तो कोई उनकी सुनेगा ही नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज दोनों के बीच का एक समझौता था।
ये जनमत और राज्यों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी, जिसने आज ये इतना जटिल रूप ले लिया है। वाकई सत्ता का ये ढांचा जितना ताकतवर है उतना ही उलझा हुआ भी है। अब एक दूसरे पहलू पर आते हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति को इतने लंबे, जटिल और थकाऊ तरीके से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठाया जाता है। अब वो देश का सीईओ है। बिल्कुल। लेकिन मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बीमारी, हत्या या कोई बड़ा स्कैंडल हो जाए और वो ताकतवर राष्ट्रपति बीच कार्यकाल में इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर इस विशाल मशीनरी को कौन चलाता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति की भूमिका बहुत सीमित लगती है। वो बस राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अमेरिका में बैकअप प्लान क्या है? भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के बीच जो अंतर है ना, वो शासन प्रणालियों की समझ को एक नया आयाम देता है। भारत में अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो हमारे उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यवाहक यानी केयरटेकर राष्ट्रपति बनते हैं। सिर्फ 6 महीने के लिए? हाँ, उनका मुख्य काम कोई बड़े नीतिगत फैसले लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना होता है कि वो व्यवस्था को संभाले रखें जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। लेकिन अमेरिका में तो कोई बीच में चुनाव होता ही नहीं है। तो क्या वहां का उपराष्ट्रपति बाकी बचे 3 या 3.5 साल तक कार्यवाहक ही बना रहता है? नहीं, अमेरिका में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक नहीं होता। वो बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए असली पूर्ण शक्ति वाला राष्ट्रपति बन जाता है। उसके पास वो सभी ताकतें आ जाती हैं जो सीधे चुने गए राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्या ये शुरू से ही उनके संविधान में इतना स्पष्ट था? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ताकत है। जनता ने तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए वोट नहीं दिया था। और यही इतिहास का सबसे रोचक मोड़ है। शुरू में संविधान निर्माता ये साफ साफ लिखना भूल गए थे कि ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पूर्ण राष्ट्रपति होगा या केवल कार्यवाहक। ये स्पष्टता किसी अदालत या कानून से नहीं, बल्कि एक इंसान की जिद से आई थी। जिद? कैसी जिद? बात है 1841 की। उस समय के नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हैरिसन की पद संभालने के महज 1 महीने बाद ही निमोनिया से मृत्यु हो गई। तब जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन टाइलर। अच्छा। अब पूरी अमेरिकी सरकार, कांग्रेस और अधिकारी उलझन में थे। सबने टाइलर को जो सरकारी फाइलें भेजी उन पर लिखा था कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन टाइलर अड़ गए। उन्होंने क्या किया? अब तक मेरे नाम के नीचे से कार्यवाहक शब्द हटाकर सिर्फ राष्ट्रपति नहीं लिखा जाएगा, मैं एक भी फाइल पर साइन नहीं करूंगा और कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने बिना किसी चुनाव के सत्ता की पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। मतलब उन्होंने एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। और जाहिर है सरकार को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा होगा, क्योंकि देश तो चलाना ही था। बिल्कुल। और वहीं से ये अलिखित परंपरा बन गई कि उपराष्ट्रपति ही असली राष्ट्रपति होगा। लेकिन हमारे स्रोतों में इस बात का एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा उदाहरण दिया गया है कि ये उपराष्ट्रपति की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। बात है 1945 की, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1945? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे शायद। हाँ, रूजवेल्ट एक बेहद लोकप्रिय नेता थे जो लगातार अपना चौथा चुनाव जीते थे। अप्रैल 1945 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनके उपराष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। ट्रूमैन के बारे में जनता बहुत कम जानती थी, वे बस एक बैकअप थे। तो जॉन टाइलर वाली परंपरा के हिसाब से वो राष्ट्रपति बन गए? बिल्कुल। ट्रूमैन तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और कुछ ही महीनों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का जो ऐतिहासिक और विनाशकारी फैसला था, वो उसी उपराष्ट्रपति ने लिया था जिसे जनता ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए चुना ही नहीं था। उफ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमारे सुनने वालों को ये गहराई समझनी होगी कि अमेरिका का वो एक बैकअप व्यक्ति सिर्फ अमेरिका के लिए फैसले नहीं लेता। उस अचानक राष्ट्रपति बने व्यक्ति के एक फैसले ने पूरी दुनिया का इतिहास, भूगोल और भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इसीलिए अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद को हल्के में नहीं लिया जाता। बाद में 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वां संशोधन पारित किया गया, जिसने जॉन टाइलर की उस जिद और हैरी ट्रूमैन के उस अधिकार को हमेशा के लिए एक ठोस कानून बना दिया कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति होगा। वहाँ जब लोग वोट डालते हैं तो वो बहुत बारीकी से इस बात पर भी गौर करते हैं कि उम्मीदवार के पीछे खड़ा बैकअप इंसान कौन है। आज की इस चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है। हमारे स्रोतों ने जो परतें खोली हैं वो दिखाती हैं कि भारत और अमेरिका
दोनों ही महान लोकतंत्र होने के बावजूद अपनी अपनी ऐतिहासिक जरूरतों के हिसाब से कितने अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं। भारत में हमने ताकत को संसद के बीच बांट कर रखा है ताकि कोई मनमानी न कर सके, जबकि अमेरिका में सारी ताकत एक व्यक्ति में केंद्रित है, एक ऐसा सीईओ जिसे हटाना लगभग नामुमकिन है और जो एक जटिल विनर टेक ऑल गणित के जरिए कुर्सी तक पहुंचता है। और शासन प्रणालियों की यही विविधता लोकतंत्र की असली खूबसूरती भी है। कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती, हर व्यवस्था अपनी कमियों के साथ विकसित होती है। व्यवस्था की कमियों से याद आया, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर एक ख्याल अटक गया है और वो मुझे अंदर तक परेशान कर रहा है। वो क्या? हमने कहा कि जनता 538 इलेक्टर्स को चुनती है। ये 538 इंसान हैं, वो इलेक्शन डे के बाद इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम पर असली मोहर लगाते हैं। मान लीजिए जनता ने उन 538 लोगों को किसी एक खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए चुना। हाँ, जो कि नियम है। तो क्या हो अगर चुनाव वाले दिन वो इलेक्टर्स अपना मन बदल लें? मतलब क्या हो अगर वो किसी और को वोट दे दें? आप अमेरिकी लोकतंत्र की उस नस पर हाथ रख रहे हैं जो सबसे ज्यादा धड़कती है। जो बात आप कह रहे हैं ना, वो कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक स्थिति नहीं है। ऐसे लोगों को अमेरिकी राजनीति में धोखेबाज निर्वाचक या फेथलेस इलेक्टर्स कहा जाता है। धोखेबाज। क्या वाकई लोग चुनाव के उस आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर धोखा दे देते हैं? जी हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि अमेरिका के पास केंद्रीय या संघीय स्तर पर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो इन इलेक्टर्स को अपना मन बदलने से रोक सके या ऐसा करने पर कोई राष्ट्रीय सजा दे सके। कोई कानून ही नहीं है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जुर्माने के नियम बनाए जरूर है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। और शायद श्रोता सोचें कि ऐसा कभी कभार होता होगा, लेकिन अब तक अमेरिका के इतिहास में ऐसा 165 बार से ज्यादा हो चुका है जब किसी इलेक्टर ने उस उम्मीदवार को वोट ही नहीं दिया जिसके नाम पर जनता ने उसे चुना था। ये तो सच में खौफनाक है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का भविष्य, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सेना और उसका न्यूक्लियर कोड उस गड़बड़ झाले वाले विनर टेक ऑल सिस्टम पर टिका है, और अंत में उस पॉइंट सिस्टम के 538 लोगों की व्यक्तिगत ईमानदारी पर टिका है। एक ऐसा समूह जो अगर पलट जाए तो किसी कानून से बंधा हुआ नहीं है। यही वो अलिखित विश्वास है जिस पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र आज भी किसी तरह खड़ा है। और ये एक ऐसा विचार है जो रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हम सोचते हैं कि व्यवस्थाएं मशीन की तरह पक्की होती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ इंसानी फितरत पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा। आज की ये गहन चर्चा यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं के लिए ये एक आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा होगा। जब हम चीजों की गहराई में उतरते हैं ना, तो हमेशा कुछ हैरान करने वाला मिलता है। सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।